वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के एक और लेक्चर में। आज हम लोग भारत पर जो विदेशी आक्रमण तो बहुत हुए। देखिए, एंशिएंट में भी, मिडीवल में भी, मॉडर्न में भी, है ना। भारत का इंक्रोचमेंट लगातार हिस्ट्री में होता रहा है और फिर भी ये हमारा पावर है, हमारी जो दृढ़ निश्चय, फिर भी हम देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना। तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में जो आक्रमण हुए हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जितनी ज़रूरी है ना, RO यूपी PCS BP बिहार PCS किसी भी एग्जाम के लिए, सब इन डिटेल हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिए, इसके नोट्स बनाइए। नोट्स चाहते हैं तो ये शानदार नोट्स आप ले भी सकते हैं। फिर आपको कोई NCERT, उसके बाद कोई भी ओल्ड NCERT कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ने होंगे। ये नोट्स ले लीजिए आप। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न संपूर्ण GS का मटेरियल मिल जाएगा आपको। बस उसको पढ़ते रहिए और शॉर्ट करके नोट्स बना लीजिए। संपूर्ण तैयारी आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पारसियों का मतलब ईरानी होता है, ये ध्यान रखो। जो कहते हैं ना, ये पारसी है मतलब ईरानी है। ठीक है, तो भारत पे जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ना, वो ईरान के हकमानी वंश के राजाओं द्वारा हुआ था। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको कि भारत में सबसे पहला आक्रमण हकमानी वंश के राजाओं ने करा, जो कि ईरानी थे। ठीक, और हकमानी वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो साइरस II या कुरूश बता सकते हो। क्या बोला? साइरस II या कुरूश हकमानी वंश का शासक था। हकमानी वंश ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण करा। ठीक, और ईरान के जो राजा कुरूश थे, यही साइरस II, इनके उत्तराधिकारी कौन था? डेरियस प्रथम था, जिसको दारावन भी कहते थे। तो क्या क्या समझे आप? साइरस II हकमानी वंश का संस्थापक था, जिसने भारत पे आक्रमण करा, हकमानी वंश के राजाओं ने। और साइरस का उत्तराधिकारी था डेरियस प्रथम, जिसको दारावन कहते थे। इसने 516 ईसा पूर्व में कंबोज, जो कि इस टाइम अफगानिस्तान में है, पश्चिमी गांधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी थी। किसने? दारावन ने। ठीक है, अब आपसे मेंस में भी पूछ सकते हैं, भारत पर एंशिएंट में यानी प्राचीन काल में हुए विदेशी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप बताएंगे, भारत का जो पश्चिम के साथ संबंध है वो सुदृढ़ हुआ भाई। विदेशी व्यापार को बल मिला, ये लोग भारत से कई सारी चीज़ें खरीदते थे, उसके व्यापार को बल मिला। जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि क्या होता है? हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इस तरफ, ये लोग खरोष्ठी लिपि ऐसे लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि का विकास भारत में हुआ। अराइमिक लिपि का सहयोग से हुआ। ठीक है, अराइमिक लिपि से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ। भारतीय जल और स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ। विदेशी व्यापार को बल मिला। पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खरोष्ठी लिपि की बात करें, यह पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रचलित एक लिपि है। ये मोस्टली कहाँ चलती है? पश्चिमोत्तर, समझे, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है मोस्टली इधर चलती है। इसका जो उद्भव है, ये ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ है। तो खरोष्ठी का जो उद्भव है वो ईरान की अरमेइक लिपि है, उससे हुआ है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना, ऐसे लिखते हैं। जैसे मैं ऐसे इस तरह से लिखना चालू करूँ, ऐसे ऐसे, है ना, इसको दाएं से बाएं लिखते हैं। इसके बाद देखिए, यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी मतलब जो ग्रीक्स थे, मकदूनियाई थे, जिनको मैसेडोनिया भी बोलते थे। पहले आइए मैसेडोनिया का मैप देखते हैं। ये देखिए मैसेडोनिया है ना, जिसको मकदूनिया भी बोलते थे। ये पूरा अल्बानिया, ग्रीस, इधर से। तो ये पूरा आक्रमण करते हैं इधर, टर्की, ईरान वगैरह होते हुए भारत पे फिर मैसेडोनिया का आक्रमण होता है। यही सिकंदर यहीं से जो है बिलोंग करता था। तो सबसे पहले ईरान का आक्रमण। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया या मैसेडोनिया निवासी जो था सिकंदर, वो भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर जो था मैसेडोनिया के क्षत्रप यानी जो स्थानीय शासक थे, वहाँ के फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था, ये आपको याद रखना होगा, फिलिप II का पुत्र था। और भारत पे आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। कब करता है? 326 ईसा पूर्व में। और देखिए, सिकंदर ने जो आक्रमण करा भारत में, तो ये खाइबर पास जो है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है, यहाँ से भारत में एंटर करता है। फिर यहाँ इसको पोरस मिलता है जब, है ना, तो खाइबर पास से एंट्री करता है। तो सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है किन किन जनजातियों को सबसे पहले हराया। तो अश्वजीत, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया। और फिर तक्षशिला के शासक आम्बी ने, किसने? तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं सिकंदर से जा मिला और उसके सहयोग का आश्वासन भी दिया। तो तक्षशिला का शासक था कौन? आम्बी, जो सिकंदर से मिल जाता है और उसकी मदद भी करता है। आम्बी के बाद एक और शासक था शशिगुप्त, उसने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने वाले थे शशिगुप्त और आम्बी। ठीक है, और सबसे पहले किन जनजातियों को हराया? अश्वजीत, निशा और अश्वक को। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हो आप, अगर नोट करोगे, बार बार
रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, ठीक है, अच्छी चीज़ें आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों पौरुष का युद्ध बोलते हैं, या झेलम का युद्ध बोल लो, या कर्री का युद्ध बोल लो, या वितत्सा का युद्ध, ये सब एक ही है ना। तो 4 नाम है इसके, वितत्सा यानी झेलम नदी को कहते थे, कर्री का युद्ध, झेलम का युद्ध, या पौरुष का युद्ध, ठीक है। अब ये युद्ध जो है ये पुरु यानी पौरुष जो है और सिकंदर इसके मध्य होता है। झेलम और चेनाब नदी के बीच लड़ा जाता है, ठीक है। कहाँ पे? झेलम और चेनाब नदी के बीच में होता है। और अगर चेनाब नदी पूछ ले, चेनाब नदी को क्या बोलते थे दोस्तों? प्राचीन भारत में अश्किनी बोला जाता था। क्या बोलते थे? अश्किनी, है ना। झेलम को वितत्सा, चेनाब को अश्किनी। इसमें पुरु की हार हो गई थी। जो वो था ना पौरु, पुरु बोलते हैं मतलब पौरुष। आपने पोरस के बारे में सुना होगा। पर पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का राज्य उसको वापस लौटा दिया था और उससे मित्रता भी कर ली थी। इसका देखिए एक रीज़न ये एंशिएंट हिस्ट्री में कहा जाता है, उसके घोड़े कुछ नदी वदी में गिर जाते हैं, तो जो पुरु साम्राज्य होता है, पौरुष क्या बोलते थे इसको, पौरस, ये वापस करता है उनको, है ना। काफ़ी प्रसन्न भी होता है उनकी वीरता से। और पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, परंतु सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। वो लोग थक चुके थे, इतना लगातार पूरी दुनिया में भ्रमण करते 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 उनकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। अब क्या कारण था कि उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और व्यास को क्या बोलते थे? विपाशा बोलते थे प्राचीन भारत में। तो देखिए एक तो इनकी सेना थक चुकी थी और बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई थी कि आगे बहुत बड़ा मगध साम्राज्य है। तब धनानंद जो है वो है ना। और नंद के शासक जो है धनानंद, इसकी विशाल सेना की जानकारी उन्हें मिल गई थी कि हजारों हाथी हैं इनके पास, हजारों घोड़े हैं, बहुत विशाल सेना है। स्वदेश से बाहर 10 माह बिताने के बाद सैनिक घर वापस जाना चाहते थे। सेना के इनकार के बाद सिकंदर ने दुखी मन से कहा, मैं उन दिलों में उत्साह बनना चाहता हूँ जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये आपको कोट याद रखना होगा, ठीक है। आप ये मेंशन करेंगे आंसर में अगर, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है कि मैं उन दिलों में उत्साह बनना चाहता हूँ जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से भरे हो। देखिए इसका आपको पता होगा, राजा हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सैनिकों को मोटिवेट करता था। बाहुबली पिक्चर देख लो, कैसे नहीं प्रभास कि मैं जा रहा हूँ उसका सर काटने, मेरे साथ आएगा कौन, अमर होगा कौन, मतलब मोटिवेट कर दिया टेम्परेरी कि जाओ। ये सब चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी देखी है, कैसे रणवीर कपूर जो नहीं, रणवीर सिंह माफ़ कीजिएगा, कैसे सैनिकों को कहता है कि हम हार गए, हमने इतना सपना देखा था, ये सब चीज़ें। तो इसलिए आप भी राजा बनो दोस्तों, राजा को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको मोटिवेशन मिले तब आप पढ़ो, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। खैर चलिए, इस घटना के बाद सिकंदर जो है वो विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला गया। मतलब जितना उसने जीता था ना, वो सब अपने सेनापति फिलिप को दे दिया और वापस चला जाता है। और सिकंदर के बारे में तथ्य देखें अगर, तो मैसेडोनिया का था ये, फिलिप द्वितीय का पुत्र था, भी बताया, यूनानी राज्य मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में 2 नगर, एक बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पर और निकैया अपनी विजय स्मृति में बसाए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटीज में नहीं मिलेंगे जल्दी आपको, है ना। देखिए भारत में कौन से 2 नगर बसाए? एक बुकाफेला जो कि उसके घोड़े का नाम था, और एक निकैया अपनी विजय स्मृति में, ठीक है। बुकाफेला और निकैया, प्लीज इसको नोट करिए। सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध हुई थी। अंतिम विजय किसके विरुद्ध हुई थी? पाटल राज्य के विरुद्ध, पाटल राज्य के विरुद्ध। और इसका जन्म तो देखिए मकदूनिया ही में हुआ था, यूरोप में। मृत्यु इसकी बेबीलोन में हुई थी, एशिया में, बेबीलोन। ये पड़ता है देखिए बेबीलोन एम्पायर, है ना। ये ईरान, सीरिया, जॉर्डन ये सब आता था, तो बेबीलोन इधर पड़ता है आपका, देखिए इराक में। तो इसकी मृत्यु वहाँ पे होती है। अंतिम संस्कार अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका में होता है। और सिकंदर एकमात्र महापुरुष है जिसकी जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार सब अलग अलग देशों में हुआ। तो ये आप पॉइंट नोट डाउन करिए कि उसका जन्म यूरोप यानी मकदूनिया में, मृत्यु बेबीलोन एशिया में, अंतिम संस्कार अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगर, तो सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारी, अब ये आपको नोट करके याद करना है। एक तो नियारकस, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नियारकस कौन था भाई? नियारकस ये सिकंदर का सहपाठी और उसका जल सेना अध्यक्ष था, ठीक है। तो नियारकस कौन था? सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था। टॉलमी की बात करें, लागूस का पुत्र टॉलमी बाद में मिस्र का शासक बनता है। टॉलमी भी इसका सैन्य अधिकारी था जो बाद में इजिप्ट यानी मिस्र का शासक बनता है। लियानेट्रस, कौन? लियानेट्रस ये सिकंदर का सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक था, है ना, बॉडीगार्ड था एक तरह से, लियानेट्रस। एब्रियस की बात करें, इसे अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगना वेतन दिया जाता था, तो एब्रियस भी इसके सेना में शामिल था। फिर प्यूकेस्टास, कौन? प्यूकेस्टास मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान इसने ही उस पवित्र ढाल को अपने हाथों में रखा था जिसे सिकंदर ने ट्रॉय के एथना मंदिर से प्राप्त किया था। इस ढाल को सिकंदर सदैव अपने पास रखता था, ठीक है। आपके मन में सवाल आएगा, ढाल क्या है? ये नहीं होता है जिससे तलवार को लड़ने से रोका जाता है, ये होता है ना लोहे का जो होता था, तो ये पवित्र ढाल था, ठीक है।
और हेफेस्टियान एवं पर्डियस सिकंदर के सेनापति थे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सिकंदर के सैन्य अधिकारी नहीं थे या कौन सेना में नहीं थे, तो नाम याद रख लो, नियार्कस, टॉलमी, लियानेट्रस, एब्रियस, प्यूकेस्टास और एफेस्टियान और पेर्डियस। नाम याद करना ज़्यादा जरूरी है। नियार्कस, टॉलमी, लियानेट्रस, एब्रियस, प्यूकेस्टास, हेफेस्टियान, पर्डियस। ठीक है, इसको 2-4 बार रिकॉल करेंगे आपको याद हो जाएगा। नियार्कस, टॉलमी, लियानेट्रस, एब्रियस, प्यूकेस्टास, हेफ्तियान और एवं पेर्डियस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जगह से। तो देखिए, एक है फतेहनामा जिसका दूसरा नाम है चचनामा। आपने सुना होगा चचनामा। इस पुस्तक में एक्चुअली में क्या है, सिंध के इतिहास के बारे में बताया गया कि कैसे चच राजवंश जो है उसका इतिहास दिया हुआ है। चचनामा नाम से ही पता चल रहा है, चच राजवंश के बारे में जो कि सिंध से संबंधित है, और कैसे अरबों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करी गई। किसने, अरबों ने सिंध को कैसे जीता, ये भी वर्णित है। मूल रूप से अरबी भाषा में लिखित है। इसके जो लेखक है वो अज्ञात है। पर हाँ, बाद में जो मोहम्मद अलबीन अबू बकर कूफ़ी, कौन है, मोहम्मद अलबीन अबू बकर कूफ़ी, इसने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद करा था। तो फ़ारसी भाषा में अनुवाद चचनामा का किसने किया, ये महत्वपूर्ण सवाल निकल सकता है। मोहम्मद अलबिन अबू बकर कूफ़ी। क्या कि चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, मोहम्मद अलबिन अबू बकर कूफ़ी। और चचनामा में क्या है, चच राजवंश के बारे में, कैसे अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त करी, इसके बारे में। फिर महमूद गजनवी ने अपनी बहुजातीय सेनाओं में हिंदुओं की नियुक्ति की थी, और तिलक नामक सैनिक जो था प्रमुख सेनापति था महमूद गजनवी का, जो हम लोग अभी मध्यकाल में पढ़ेंगे। 713 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। पहला मुस्लिम आक्रमण यही था, है ना, अरबों की अंतिम विजय थी। मुल्तान से इतना सारा सोना मिला कि इसका नाम सोने का नगर अरब यात्रियों द्वारा रखा गया ना। तो मुल्तान से इतना सोना इसको मिला था। पहला मुस्लिम आक्रमण मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम का है। हालांकि आगे अभी हम इसको पढ़ेंगे। मुरजुल जहाब, इसका लेखक कौन था, अल मसूदी। तो इसको भी नोट करो, मुरजुल जहाब का लेखक कौन था, अल मसूदी। जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ किताब फुतूल अल बलदान है। ठीक है, अल बिलादुरी, क्या नाम है, अल बिलादुरी ने क्या लिखा है, किताब फुतूल अल बलदान। महमूद गजनवी ने अपना 13वां आक्रमण मथुरा पर किया था, जहाँ का शासक मथुरा का था कुलचंद। मथुरा को सुदृढ़ और सुंदर मंदिरों का नगर कहा जाता था, जो कि आज भी है। उत्बी ने मथुरा की बहुत प्रशंसा की है। महमूद ने आक्रमण करके मथुरा नगर का विध्वंस कर दिया था तथा भीषण लूटपाट करी थी। तो हमारे मंदिरों का तो इंक्रोचमेंट करेगी, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया था। कारण, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो देखिए आपको पता है क्या ऐसा था, तो कारण तो गलत हो गया। तो आर गलत आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, है ना। ऐसे आप पहचान सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ये देखिए आपको एक अलग सा क्वेश्चन मिला। तो किस स्त्रियों ने युद्ध में शस्त्र धारण कर लिया था सिकंदर के खिलाफ, तो ये मस्सक थी। कौन थे, मस्सक, है ना। कई बार ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं ना, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए एक जगह। ठीक है, तो मस्सक वंश जो थी, इनकी स्त्रियों ने उठा लिया था आक्रमण के लिए सिकंदर के लिए क्या, शस्त्र। ठीक है, अब देखिए भारत में सिकंदर की असफलता, निम्नलिखित में से सफलता के क्या कारण है ना, तो बता सकते हो क्या। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सारे ही सही हो जाएंगे ना, क्योंकि जो नॉर्थ में लोग थे उन्होंने भैया क्या करा, सब मिल गए, उससे आत्मसमर्पण कर दिया कि जाओ आगे हमें छोड़ दो। और कोई केंद्रीय सत्ता तो थी नहीं भाई, सिर्फ मगधी एम्पायर था। ये कारण था। ठीक, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। देखिए, अम्बी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मानंद। तो बताया ना, झेलम का युद्ध जो हुआ था पौरस के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत देखो नहीं आया था, जो भी मैंने बताया ना आपको, नियार्कस, ओनिसिक्रिटिस, डाइमेकस और एरिस्टोब्यूलस। तो डाइमेकस हो जाएगा दोस्तों, है ना। डाइमेकस नहीं आया था भाई, ये जो था ये ईरानी वंश का था। और डाइमेकस वैसे बिंदुसार के समय भारत आता है। किसके समय में, बिंदुसार। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिए। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग अब संगम युग पढ़ेंगे, और ये किसी से छुपा नहीं कि संगम युग कितना टफ है और इससे कितने सवाल बनते हैं। लोग इसको छोड़ देते हैं, पर छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। इससे 2-3 सवाल कब आ जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए हमारे पेड ग्रुप में, ताकि आपको और ज़्यादा हम सहायता प्रदान कर सकें एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, संपूर्ण तैयारी आप हमारे साथ जोड़ के डाउट ग्रुप में अपने जितने डाउट हैं उनको पूछ